नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति और बीजेपी की रणनीति के बारे में विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों से कहीं ज्यादा उनके अपने सहयोगी दल काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी अमित शाह वाले बीजेपी ने अपने सबसे पुराने सहयोगी बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ क्या कुछ किया, ये सब जानता है। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया बीजेपी ने, ये सब जानते हैं। पंजाब के भीतर अकाली दल के साथ क्या किया, ये सब ने देखा। जम्मू कश्मीर के भीतर पीडीपी के साथ क्या किया, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या कुछ किया, हरियाणा में चौटाला के साथ क्या किया, ये सब के सब जानते हैं। और ताजा ताजा एग्जाम्पल इसमें जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं कि आज के दौर में ये कहा जाता है कि उनके 12 सांसद ही अपने सांसद नहीं रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की दुर्गति से सबक लेते हुए, या फिर ये कहे कि नीतीश कुमार से दुर्गति से घबराए हुए तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी सरकार को बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने कमान कस लिया है। सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के मोहरे को निपटाने की योजना बना लिया है और उसके बाद वो फिर आखिरी वार करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार के ऊपर जो टिकी हुई है उन्हीं की पार्टी के 16 सांसदों के बल पे। आखिरकार टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू क्यों परेशान हो गए? आखिर चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को बचाने की चिंता क्यों सताने लगी है? नीतीश कुमार के हश्र से सबक लेने वाले चंद्रबाबू नायडू आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के कौन से मोहरे को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं? वो मोहरा आखिर कौन है? वो मोहरा किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को काफी परेशान कर रहा है? और चंद्रबाबू नायडू ने उस मोहरे को निपटाने के लिए, या अगर नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता को निपटाने के लिए क्या प्लानिंग किया है, क्या रणनीति बनाई है, क्या स्ट्रेटेजी है उनकी, आंध्र प्रदेश के भीतर कौन सा राजनीतिक घमासान मच गया है, ये तमाम बातें हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। एक एक करके सारे फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। शुरुआत हम आपको कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं। उन तस्वीरों को आप देखिएगा तो उसमें प्रयागराज के भीतर जो कुंभ के भीतर पवित्र स्नान करते हुए जो नजर आते हैं ना, जो लोग, जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे वहां पहुंचे थे, चंद्रबाबू नायडू के बेटे जो उनके सरकार में आईटी मंत्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, नाम रहा लोकेश, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ कुंभ के भीतर प्रयागराज में, महाकुंभ में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वो तस्वीर सोशल मीडिया पे है और हम अपने स्क्रीन पे भी आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद चंद्रबाबू नायडू के बेटे, जिन्हें चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं माना जाता है, वो वाराणसी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर परिवार के साथ जाकर के पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। वाराणसी के भीतर काल भैरव मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं माँ बाप। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे, इन तमाम तस्वीरों का आंध्र प्रदेश की राजनीति से आखिर क्या लेना देना है? इन तस्वीरों का देश की राजनीति से आखिर क्या लेना देना है? इन तमाम तस्वीरों का एनडीए गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से आखिर क्या लेना देना है? जी हाँ, लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। ये राजनीति का नया दौर है, हिंदूवादी राजनीति का नया दौर है और तमाम सारे नेताओं के भीतर ये होड़ सा लग गया है कि कौन किससे बड़ा हिंदूवादी नेता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ लगे हुए, अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करने के में जुटे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू के भीतर भी एक व्यक्ति ऐसे हैं, जनसेना पार्टी के मुखिया, जो चंद्रबाबू नायडू के सरकार के भीतर उप मुख्यमंत्री हैं। वो अपने आप को लगातार आंध्र प्रदेश के भीतर एक हिंदूवादी नेता के रूप में उभारने की तमाम प्रयास कर रहे हैं। कहा तो ये तक जाता है कि वो ऐसा चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की राजनीति का उत्तराधिकारी उनके बेटे नारा लोकेश न बने, बल्कि ये कहे कि वो खुद बने, यानी पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री की अगली विरासत, अगली दावेदारी के ऊपर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आंध्र प्रदेश की राजनीति के भीतर एक हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित होने का गुरु
मंत्र दिया है, ये टिप्स दिया है, ये सलाह दी है। चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ चुके हैं कि पवन कल्याण जो कुछ भी कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के भीतर, या पवन कल्याण आने वाले समय में जो कुछ भी करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का उनकी अहम हिस्सा होगा। पवन कल्याण नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के भीतर, चंद्रबाबू नायडू के लिए कितना बड़ा खतरा पवन कल्याण बन गया आंध्र प्रदेश से, ये बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप के बारे में जिक्र करना चाहेंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद भवन स्थित जो पुराना संसद भवन है, जिसको संविधान सदन का नाम आप दे दिया गया, उसके सेंट्रल हॉल के भीतर एनडीए सांसदों की बैठक हुई थी। एनडीए के भीतर शामिल राजनीतिक दलों के प्रमुख के तौर पर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। नीतीश कुमार ने भी अपनी बातें रखी, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बातें रखी, एकनाथ शिंदे ने अपनी बातें रखी, जनसेना पार्टी के मुखिया के तौर पर पवन कल्याण भी अपनी बातें रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए जब खड़े हुए, तमाम एनडीए घटक दल के साथी दलों का धन्यवाद किया, एनडीए घटक दल के सांसदों का धन्यवाद किया उन्होंने नेता चुनने के लिए, और बोलते बोलते कहते कहते उन्होंने पवन कल्याण के बारे में ऐसी लाइन बोल दिया जिसने राजनीति पंडितों को अचानक से चौंका दिया। आपको भी बताते हैं आखिर क्या कहा था बकौल नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण के बारे में। कहते हैं कि पवन, ये पवन नहीं आंधी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, आप जानते हैं ये पवन नहीं आंधी है। और उसी दिन से चंद्रबाबू नायडू के दिलो दिमाग में कुछ खटकने लगा था, लेकिन उनको ये नहीं लगा था कि इतनी जल्दी उसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। पवन कल्याण उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री है, 2 लोकसभा उनके पार्टी से चुने गए लोकसभा सांसद, लेकिन जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के भीतर मंदिरों के मस्जिदों पे, मंदिरों के मसले पर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के भीतर हिंदुओं के मसले पर पवन कल्याण ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेना जारी रखा, अपनी यात्राओं को जारी रखा, इससे साफ हो गया कि बीजेपी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के ऊपर पवन कल्याण चलते हुए अपने आप को आंध्र प्रदेश के भीतर एक हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं सूट करता है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जब तक आंध्र प्रदेश में मजबूत रहेगी, बैसाखी के सहारे ही आंध्र प्रदेश के भीतर बीजेपी को चलना होगा। याद कीजिएगा महाराष्ट्र की राजनीति का दौर, शिवसेना से हट करके भाजपा कभी सोच भी नहीं सकती थी, अब वहां पर भाजपा का अपना मुख्यमंत्री है। बिहार के राजनीति का दौर अपना याद कर लीजिए, नीतीश कुमार को बार बार इसलिए उथल पुथल कराया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री वहां स्थापित कर सके। चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ चुके हैं कि आज भले ही भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के भीतर कमजोर हो, लेकिन उनका लक्ष्य आंध्र प्रदेश के भीतर तेलुगु यानी टीडीपी को, यानी तेलुगु देशम पार्टी को कमजोर करके अपना मुख्यमंत्री यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री को बनाना है। इसके लिए पवन कल्याण को एक तरह से अब चंद्रबाबू नायडू को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि ये प्लांट किया गया है आंध्र प्रदेश की राजनीति के भीतर, और अब काउंटर अटैक चंद्रबाबू नायडू की ओर से करना शुरू हो गया है। ये जो तमाम सारी तस्वीरों के बात हम जिक्र कर रहे हैं, उनके बेटे के गंगा स्नान की बातें कर रहे थे, कुंभ स्नान की बात कर रहे थे, संगम में डुबकी की, काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की, काल भैरव मंदिर के भीतर पूजा अर्चना की बात, इन तमाम बातों का लबोलुबाब यही निकलता है कि अब आंध्र प्रदेश के भीतर कौन सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता है, इस बात को लेकर के एक रेस शुरू हो गया है। एक तरफ आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण है, एक तरफ नारा लोकेश है, आंध्र प्रदेश के मुखिया यानी टीडीपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे, चंद्रबाबू नायडू के बेटे, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है। और किस प्रकार से उनकी छवि को नीचा साबित करने के लिए परसेप्शन की इस पूरे खेल में आंध्र प्रदेश के भीतर राजनीति के कहते हैं ना दिग्गज खिलाड़ी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले एक अलग तरह का खेल खेला था, एक बड़ा खेल खेला था। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने उस समय इस भारत देश की राजनीति के भीतर एक अनोखा प्रयोग करते हुए अपने ही मंत्रियों को रैंकिंग को निकाल करके सामने रखा, प्रदेश और देश की जनता के सामने रख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस रैंकिंग के भीतर उन्होंने अपने आप को भी शामिल किया, और ये दिखाने के लिए कि रैंकिंग कितनी निष्पक्ष की गई है, अपने आप को यानी शानदार काम करने वाले मंत्रियों के लिस्ट में, उस रैंकिंग में उन्होंने अपने आप को 6ठे स्थान पे रखा। अपने बेटे जो उनके सरकार में मंत्री है नारा लोकेश, उनको 8वें स्थान पर रख दिया। और जनसेना पार्टी के मुखिया जो हिंदूवादी नेता बनने की जो कोशिश कर रहे हैं पवन कल्याण, उनके सरकार में उप मुख्यमंत्री है टीडीपी की सरकार में, उन पवन कल्याण को 10वें नंबर पे रख दिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है।
कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मोहरा मान करके चल रहे हैं प्रदेश की राजनीति के भीतर। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी के आखिरी लड़ाई उनके साथ लड़ने से पहले चंद्रबाबू नायडू उनके मोहरे यानी पवन कल्याण को निपटाने में कहीं ना कहीं जुट गए हैं। ये जो रैंकिंग निकाला गया, जो रैंकिंग जारी किया गया, इसमें पवन कल्याण को अपने बेटे से भी नीचे रखा है। इस रैंकिंग का एक ही मतलब मायने निकल रहा है कि कहा तो ये तक जा रहा है कि वो ये साबित करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश की आम जनता के सामने की स्टार्टअप के छवि के बावजूद पवन कल्याण सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। मंत्री के रूप में जब वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते तो भविष्य में वो मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं। वो इस बात की साबित करने में जुटे हुए हैं कि पवन कल्याण 10वें स्थान पर न केवल उनसे नीचे हैं बल्कि उनके बेटे से भी नीचे हैं, और यहाँ तक कि उनकी सरकार में जो मंत्री शामिल हैं उन मंत्रियों से भी वो काफी नीचे हैं। इस रैंकिंग के बाद ये ऐसा कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति के भीतर पवन कल्याण एक तरीके से चंद्रबाबू नायडू से नाराज हो गए, नाखुश हो गए। पवन कल्याण भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उनको निपटाने का खेल टीडीपी की तरफ से शुरू हो गया है। परसेप्शन की लड़ाई में इसको शामिल करने की प्रयास की जा रही है कि वो शानदार मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य में वो साबित अगर नहीं हो सकते, जितनी बड़ी उनकी राजनीतिक छवि को बनाने की कोशिश आंध्र प्रदेश के भीतर की जा रही है, फिर ये जितनी बड़ी राजनीतिक छवि को गढ़ने की प्रयास आंध्र प्रदेश में लगातार की जा रही है। खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन हम आपको एक बात और बता देते हैं कि एक एबीपी की न्यूज की एक खबर थी, उसमें हेडलाइन में लिखा था कि आंध्र प्रदेश में बेहतर काम करने के लिस्ट में 6वें स्थान पर होते हैं सीएम चंद्रबाबू नायडू। जाने किसने किया टॉप अप, नीचे पूरी खबर होती है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के रैंकिंग जारी किया। अब तक जो इस तरह के सर्वे होते थे वो एजेंसी करती थी, मीडिया हाउसेस करवाती थी, या सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही अपनी मंत्रिमंडल की लिस्ट जारी किया है, और जो जून से दिसंबर 2024 तक मंत्रियों के जो प्रदर्शन के आधार पर वो लिस्ट जारी किया गया था। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।